वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा वो सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, इसीलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला क्या? कोई भी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब जाती है? कोई भी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब जाती है, जब तीन कंडीशन वो अपनी कंप्लाई करेगी। पहली तो प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट हो। प्रॉपर्टी का मतलब या तो बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग के साथ अटैच लैंड होना चाहिए। असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मालिक का ना असेसी जो रहता है ना, हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। सब लेटिंग का किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस में यूज नहीं होनी चाहिए, दूसरों के बिजनेस में प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी है, सामने वाला उसमें बिजनेस चला रहा है, तो भी वो मेरी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल उसमें अपनी दीपशिखा क्लासेस चला रही हूँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो तीन कंडीशंस कंप्लाई करना जरूरी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोला गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोला गया कि 5 तरीके की ट्रीटमेंट होगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसमें आप रहते हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा। पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट है और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। और डीम टू बी लेट आउट का अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने कोई मकान किराए पर दिया है, ध्यान से सुनना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट कहलाती है। लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है? लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, माइनस कर दोगे बच्चे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस कर दोगे तो बच्चा ये आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगी डियर? ये आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर प्रॉपर्टी के कनेक्शन में आपने म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया हो, ओनर ने, तो ही माइनस होगा। इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे। बेटा सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा था, जल्दी बताओ? 16। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24। 24A है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A है 30% ऑफ एनएवी। बेटा अगर हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग टूट फूट होती है, रिपेयरिंग और क्या रहती है ना, टूट फूट होती है, तो जब भी रिपेयरिंग और टूट फूट होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लोग ज़्यादा क्लेम ना करें, इसीलिए 30% ऑफ एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। माइनस बच्चों क्या होगा? माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया है, अगर आपने मकान बनवाने के लिए क्या दिया है, मकान बनवाने के लिए अगर आपने मकान के लिए लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस, और कितना मिलेगा? फुल। याद रखना मैडम, हमने कहीं पढ़ा है 2 लाख का मिलता है, लेट आउट में फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, जानबूझकर आप किराया कम दिखाते हो जबकि आप पैसा ज़्यादा लेते हो। इसी टैक्स इवेट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी की हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में भैया आती है हमारी स्टेप 1। स्टेप 1 आती है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर। देखो ये मैंने करवा दिया। प्रॉपर्टी कंसिस्ट होनी चाहिए, असेसी ऑनर होना चाहिए। ठीक, असेसी क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। ग्रॉस में देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो आपकी जो रहती है लेट आउट प्रॉपर्टी की होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर होगा उसका कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन का मतलब करोगे दोनों में से जो भी हायर होगा उसका कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लेस। ठीक, ये होगी स्टैंडर्ड स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होती है? म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर सब्जेक्टेड टू क्या आ जाएगा बच्चा? जल्दी बोलो। बट सब्जेक्टेड टू क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट। बट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप 2 रहता है एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ। स्टेप 2 होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और क्या आ जाएगा? रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ। आप एक्चुअल रेंट जितना आपको पैसा रेंट मिल रहा है या रेंट मिलना है ऑफ 12 मंथ। अगर आपने बेटा, अगर आपने मकान जो है मकान आपके पास पूरे 12 महीने रखा था, आपने 9 महीने के लिए किराए पर दिया,
9 महीने के लिए किराए पे दिया, 3 महीने के लिए खाली रहा, और रेंट जो रिसीव हुआ है 7 महीने का हुआ है, लेट से, तो भी एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल और 12 महीने का आएगा। हाँ, भले आपने मकान कुछ दिनों के लिए किराए पर दिया तो भी एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल बच्चा कितने महीनों के लिए आएगा, बोलो, तो भी एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितने महीनों के लिए आएगा डियर, कितने महीनों के लिए आएगा, 12 महीनों का आएगा। मैडम ये गलत नहीं है, आपने मकान जब किराए पर नहीं दिया तो भी 12 महीने का ले रहे हो। आगे आएंगे, नीचे नीचे आएंगे, ठीक। इसमें से स्टेप 3 क्या हो जाएगी, स्टेप 1 होगी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड विच एवर इज हायर, स्टेप 2 क्या होगी, एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ, एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ बेटा क्या आएगा 3 मंथ। फिर स्टेप 3 आ जाएगी 1 और 2 विच एवर इज हायर, स्टेप 2 क्या है 1 और 2 विच एवर इज क्या होगा हायर, दोनों में से जो भी बेटा क्या होगी हायर होगी, दोनों में से जो भी क्या होगा, दोनों में से जो भी क्या होगा हायर होगा, वो हो जाएगी स्टेप 3। स्टेप 4 क्या होगी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब होता है जितने टाइम मकान खाली रहा, जितने टाइम मकान खाली रहा वो कहलाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जितना टाइम मकान खाली रहा उसे कहते हैं बच्चा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा स्टेप 5। स्टेप 5 हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो करते हैं, इधर देखो म्युनिसिपल वैल्यू है 60 और 65, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विच एवर इज 65, स्टैंडर्ड रेंट 63, तो 65 और 63 63, तो ये आ जाएगी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगी, ये होगी स्टेप 1, ये होगी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगी, एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ, एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ 72, तो 1 और 2 विच एवर इज हायर, तो 1 और 2 विच एवर इज हायर क्या है 72, 72। देखो 1 क्या है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट 63। इसके बाद एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ कितने महीने का है, 12 महीने का है। 1 और 2 विच एवर इज हायर, 1 और 2 विच एवर इज हायर कितना है, 1 और 2 विच एवर इज हायर कितना है 72। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू बच्चा क्या है वैकेंसी, क्या होगी लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 2 महीने के लिए मकान खाली रहा है, 2 महीने के लिए खाली रहा है, तो 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 यानी 12, लॉस ड्यू टू वैकेंसी होगी 12, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 60। तो बेटा ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बहुत सिंपल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करोगे क्या, लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स पेड और पेबल बाय द ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड और पेबल बाय द ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड और पेबल बाय द ओनर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, और ये आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से जल्दी बताओ, नेट एनुअल वैल्यू में से क्या करोगे आप, नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे 30% ऑफ एनएवी, खर्चा कितना भी करो आपको डिडक्शन तो 30% ऑफ क्या मिल जाएगा एनएवी का मिल जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का फुल डिडक्शन मिल जाएगा। ये है हमारी बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड सॉरी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब बेटा चलते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, आप जिस मकान में रहते हो उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी हमेशा नील होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी स्टार्टिंग ही एनएवी से होती है, क्योंकि आप खुद रह रहे हो, खुद रह रहे हो तो काय का किराया, तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड होगी। बोला गया सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 मकान है जिसमें आप खुद रह सकते हो आपको अलाउड है। अगर आपके पास 3 मकान है, तीनों में आप खुद रहते हो तो बोला कि 2 सेल्फ माने जाएंगे, एक आपका मान लिया जाएगा कि आपने किराए पर दिया है। Any two self-occupied property will be exempted and starting from NAV. NAV में से माइनस क्या करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A का कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी। बच्चा क्या है 30% ऑफ क्या है एनएवी, एनएवी का कितना परसेंट है भाई 30%, जो कि जीरो, ये जीरो है तो ये भी क्या हो गया जीरो, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम दोनों मकानों पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा 2 लाख। तो बेटा अगर ये जीरो तो ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, तो ये 2 लाख रुपए किस में चला जाएगा लॉस में, और ये लॉस आपका लेट आउट से सेट ऑफ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 2 लाख, और कितनी प्रॉपर्टियां सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्जेम्प्टेड होती हैं दो होती है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सॉरी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बच्चों बताओ कितना डिडक्शन मिलता है फुल, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का मिलता है। लेकिन 2 लाख के लिए भी आपको कुछ कंडीशनें फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टियां एग्जेम्प्टेड है, 2 के अलावा टैक्सेबल है।
अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख। लेकिन कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर आपने वो शर्तें पूरी की तो ठीक 2 लाख का मिलेगा, अगर नहीं की तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। वो शर्तें क्या है, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिन्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, खरीदने के लिए लोन लेना चाहिए। लोन नॉट टेकन फॉर रिनोवेशन और रिन्यूअल। अगर रिनोवेशन और रिन्यूअल के लिए लिया है तो 30,000, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 2 लाख। लोन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लेना है। जिस साल आपने लोन लिया है उस साल के खत्म होने से 5 सालों के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा 2 लाख। लेकिन अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। लेकिन कंडीशन है सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेट आउट में नहीं है। लेट आउट में 2 लाख भी नहीं है, 30,000 भी नहीं, पूरा डिडक्शन दे दो। तो दो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से सुन लो, दो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एनएवी। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होगा बच्चों, एनएवी। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या आ जाएगा, एनएवी। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एनएवी, जब आपकी स्टार्टिंग होगी एनएवी से। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भैया आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा कितना, 2 लाख। कुछ कंडीशन कंप्लाई करोगे तो, अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं करोगे, कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो 30,000 का मिलेगा। अगर आपके पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो बेटा बोला गया 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा और एक को डीम टू बी लेट आउट, डीटीएलओ, डीम टू बी लेट आउट। अगर आपके पास 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, 2 डीटीएलओ। अब अगर डीटीएलओ यानी मान लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है, अब माने कैसे ये भी बात करनी है। डीटीएलओ, डीटीएलओ का मतलब होता है डीम टू बी लेट आउट। कैसे डिसाइड डिटरमाइंड हो, कैसे डिटरमाइंड हो कि डीम टू बी लेट आउट है, कैसे डिटरमाइंड हो डीम टू बी लेट आउट है, देखो ध्यान से। बोला गया डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है, डीम टू बी लेट आउट है। तो डीम टू बी लेट आउट में जीएवी निकालते हैं, बिल्कुल जीएवी करोगे, एग्जैक्टली। जीएवी में से माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। सेल्फ ऑक्यूपाइड की स्टार्टिंग एनएवी से होती है ना, ठीक है। लेट आउट की तो यही होती है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, ये आ जाएगा एनएवी। एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे 30% ऑफ एनएवी। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कितना डिडक्शन मिलेगा, बोलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कितना डिडक्शन मिलेगा, फुल। कितना मिलेगा, फुल। अब जीएवी कैसे कैलकुलेट करें, जीएवी के लिए पहले होगी डीटीएलओ की, जीएवी के लिए स्टेप 1, डीटीएलओ की जीएवी के लिए स्टेप 1 क्या होगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज, बोलो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्टेड टू, बेटा बट सब्जेक्टेड टू क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। स्टेप 2 क्या होती है, फेयर एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। अब भैया डीटीएलओ है, डीम टू बी लेट आउट है, तो एक्चुअल रेंट कहाँ से आया, तो बेटा बोला गया डीटीएलओ है अगर आपकी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पूरी एग्जाम एनएवी से स्टार्टिंग होगी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 को एग्जाम करो और बाकियों को क्या मान लो, डीटीएलओ। डीटीएलओ में जीए ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह ही होगा, लेकिन डीटीएलओ में स्टेप 1 ही आपकी क्या मानी जाएगी, जीएवी। स्टेप 2 और 3 पर जाने की जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बताओ बच्चा कितना डिडक्शन मिलेगा, फुल। अगर बेटा ध्यान से सुनो, अगर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट और पार्ट ऑफ द थर्ड केस, प्रॉपर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी अगर 60% पोर्शन लेट आउट है और 40% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो जितना पोर्शन लेट आउट है उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरीके से करोगे। जितना पोर्शन लेट आउट है बच्चा, जितना पोर्शन लेट आउट है उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, लेट आउट की तरह ही करोगे। और जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की करोगे। अब देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज आर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट, वो तो पूरे मकान का होगा। फॉर एग्जांपल पूरे मकान की जीए स्टेप 1 आ रही है, स्टेप 1 आ रही है 6 लाख, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज आर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट। तो ये लेट आउट है तो इधर की स्टेप 1 क्या मानी जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच है 6 लाख, नहीं 6 लाख का 60%, कितना होता है 6 लाख का 60%, 3,60,000। स्टेप 2 एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल। अब रेंट मकान का तो नहीं मिलेगा ना, मकान रेंट तो लेट आउट पोर्शन का मिलेगा। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये पर मंथ है तो कितना हो जाएगा भैया, 6 लाख रुपए।
स्टेप 3 1 और 2 विच एवर इज हायर, तो बेटा कितना आ जाएगा 6 लाख। लॉस ड्यू टू वैकेंसी फॉर एग्जांपल नहीं है तो यही हो जाएगी जीईबी। आपने मकान के लिए लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बच्चा ध्यान से सुनना, उसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 10 लाख का है। इतने का लोन लिया होगा कि इंटरेस्ट कितने का आ रहा है, इंटरेस्ट कितने का आ रहा है 10 लाख का, तो 10 लाख का 60% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का यहाँ कितना डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख का 60% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का यहाँ कितना डिडक्शन मिलेगा 6 लाख, और 10 लाख का इसकी तो एनएवी नील हो जाएगी, एनएवी नील हो जाएगी। इसके इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर बच्चों आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का 40%, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है 2 लाख, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है 2 लाख। तो पहला हमने पढ़ा लेट आउट, दूसरा पढ़ा हमने क्या लेट सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा पढ़ा डीम टू बी लेट आउट, चौथा पढ़ा पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। फिर हमने पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं अगर प्रॉपर्टी आपकी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बच्चों। अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक लेट आउट है और 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब बच्चों माना जाएगा थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर्टी लेट आउट मान जाएगी, प्रॉपर्टी लेट आउट कितने महीने की मान जाएगी, थ्रू आउट द ईयर लेट आउट मान जाएगी। अब थ्रू आउट द ईयर लेट आउट मानी जाएगी यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी जीएबी से, जीएबी में से माइनस क्या करोगे म्युनिसिपल टैक्स, तो ये बच्चा क्या आ जाएगा एनएवी, ये आ जाएगा एनएवी, एनएवी में से माइनस क्या करोगे 30% ऑफ एनएवी, एनएवी में से माइनस क्या करोगे भाई 30% ऑफ एनएवी, ठीक, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना, अब थ्रू आउट द ईयर लेट आउट मानी जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फुल माइनस करेंगे। मैडम जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी, देखो जीएवी होगी स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये होगी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप 2 क्या होती है एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल और 12 मंथ, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑफ 12 मंथ नहीं आएगा, ऑफ टेनेंसी पीरियड आएगा, जब तक आपका मकान किराए पर था तब तक आएगा, यानी एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल 6 महीने का आएगा, ये बेटा 12 महीने का आएगा एग्जैक्टली, ये 6 महीने का आएगा। इनकम टैक्स कहता है कि तुम्हें स्टेप 1 तक तो आपकी जीएवी मानेंगे ही मानेंगे। लेट आउट में 12 महीने का किराया, डीम टू बी लेट आउट में स्टेप 1 ही आपकी जीएवी मानी जाएगी। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट का प्रोपोर्शन होगा, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, थ्रू आउट द ईयर लेट आउट मानी जाएगी। जीएवी में स्टेप 1 पूरे 12 महीने की आएगी और जीएवी में स्टेप 1 पूरे कितने महीने की आएगी भाई 12 महीने की आएगी, और स्टेप 2 एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल ऑफ क्या आएगा भाई टेनेंसी पीरियड आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ तुम लोगों को क्योंकि ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता था। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ध्यान देना। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोला क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब आपके पास मकान होना चाहिए, मकान नहीं है तो क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, मेरा कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था, मेरा जो कंस्ट्रक्शन बच्चा कंप्लीट हुआ था, सुनो बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है। प्री कंस्ट्रक्शन हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, हमने एक मकान बनवाया था, बेटा ध्यान से सुनना, हमने एक मकान बनवाया था, मकान का जो कंस्ट्रक्शन था ना वो कंप्लीट कब हुआ था, देखना बेटा मकान का जो कंस्ट्रक्शन था ना 1 जुलाई 2018 को कंप्लीट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ 1 जुलाई 2018 को क्या हुआ, मकान का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मकान का कंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको मालूम होगा जब भी मकान का कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो लोन भैया जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता तब नहीं लेते हो, लोन कब ले लेते हो, पहले लेते हो, क्योंकि पहले काम तो पैसे की जरूरत तो पहले है। तो सुनो ध्यान से, एक बंदा है जिसने 1 जून 2015 को लोन लिया, 1 जून 2015 को लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ बेटा कब 1 जुलाई 2018 को, और लोन लिया 10% से कितने का, लोन लिया 10% से कितने का 10 लाख का लोन लिया।
अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको प्रॉपर डिडक्शन मिलता है। एग्जैक्टली बच्चा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। हाउस कब से आया, 18-19 से, तो 18-19 से तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलना शुरू होगा। 18-19, 19-20, 20-21 इनसे तो मिलना शुरू होगा। लेकिन बेचारा क्या 15-16 में, आप खुद सोचो, मकान था नहीं था, लेकिन सामने वाले ने इंटरेस्ट तो पे किया होगा। 15-16 में मकान नहीं था, लेकिन सामने वाले ने इंटरेस्ट पे किया होगा। 10 लाख का कितना परसेंट, 10%। 10 लाख का 10%, 10 महीनों के लिए, क्योंकि 10 महीनों का था ना 83,333। क्या 16-17 में मकान था, नहीं था, लेकिन हमने इंटरेस्ट तो पे किया था, बिल्कुल। क्या 17-18 में मकान था, नहीं था, उसका भी इंटरेस्ट पे किया होगा। क्या 18-19 में मकान था, बिल्कुल था, तो 18-19 में मकान जब आया था तो हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन 18-19 में 1 लाख मिल गया था, और यहाँ पे भी 1 लाख मिल गया था। तो बेटा ये वाले क्या इंटरेस्ट लैप्स हो जाएंगे, बोला गया नहीं। प्री, इसे कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहाँ से काउंटिंग होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, यानी 1 जून से हुई। क्या 18-19 को ही देखो, 18-19 में भले मकान 1 जुलाई को खत्म हुआ, 1 जुलाई, लेकिन 18-19 को मकान था, तो प्री इंटरेस्ट का डिडक्शन दे दोगे। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कमिंस फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्या आएगा, लोन टेकन, टिल। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, लोन टेकन, टिल 31st मार्च, टिल 31st मार्च, इमीडिएटली प्रायर टू द immediately prior to the date of completion, यानी immediately prior to the date of completion। completion बच्चा कब का है, 1 जुलाई 18 का है। completion कब का है, 1 जुलाई 2018 का है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन टेकन टिल 31st मार्च, इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले तक का, तो ये हो जाएगा 2,83,333। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का करें क्या, क्या किया जाए, निकाल तो लिया। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्टेबल इन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्टेबल इन पोस्ट कंस्ट्रक्शन period, and it will be deductible in 5 equal annual installment, it will be deductible in 5 equal annual installment। तो बेटा 56,667, 56,667 का इंटरेस्ट हर साल डिडक्टेबल होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। समझ आ रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है ऐसा इंटरेस्ट जो कि काउंटिंग कंसिडर करते हो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल prior to the date of construction completed, prior to the date of बेटा क्या है, prior to the date of construction completed, and it should be deductible in 5 equal annual installment। ठीक है, 5 दिए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ इन्होंने कहा और whichever is earlier, हमें ये रटने की जरूरत नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल 31st month immediately prior to the date of construction completed, और रीपेमेंट ऑफ लोन whichever is earlier। अब इधर देखना, मेरे केस में मकान कब कंप्लीट हो गया, 1 जुलाई 18 को, बिल्कुल। मेरे केस में मकान बच्चा कब कंप्लीटेड हुआ, जल्दी बोलो, मेरे केस में मकान कब कंप्लीटेड हुआ था, मेरे केस में मकान कंप्लीटेड हो गया था बेटा 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 को मेरा मकान कंप्लीट हुआ, और मैंने लोन लिया था 1 जून 2012 में। ओके, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया 1 जुलाई 2017 को। तो बेटा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ तो 31st मार्च 2018। क्या तुम्हें लगता है 31st मार्च 18 तक का इंटरेस्ट होगा? भैया मैंने लोन का यहाँ रीपेमेंट, सुनो ध्यान से, देखो यहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और 1 जुलाई को मैंने लोन का क्या कर दिया था, 1 जुलाई को मैंने बेटा लोन का क्या कर दिया था, रीपेमेंट कर दिया था। तो भैया यहीं तक लगेगा ना, क्या 31st मार्च तक जाएगा? नहीं। तो 1 जून 2012 से 31 मार्च 2013, 13-14 पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये 12 में लिया है ना लोन, हाँ मेरे केस में अब 12 हो गया, 14-15, 15-16 पूरा। क्या 16-17 पूरा जाएगा? नहीं भैया, हाँ 16-17 भी पूरा जाएगा।
17-18 में क्या चलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब से होगा, 1 जून 2012 से। देखो वैसे तो होना चाहिए 31 मार्च 18 तक, लेकिन 31 मार्च 18 तक का लोन ही नहीं है। लोन कहाँ तक का है, ये कैंसिल कर दो। लोन कहाँ तक का है, 1 जुलाई 2017 को है लोन। लोन कहाँ तक का है भाई, 1 जुलाई 2000 क्या है 17 तक का लोन है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेबल in 5 equal annual installment. First installment deductible in the year in which construction completed. In which कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, इन विच कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा बेटा, कंप्लीटेड। ठीक है, और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक, आ जाओ। ये हो गया हमारा बेटा, क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रॉपर्टी क्या ली है, ध्यान देना, को ओनरशिप में ली है, तो को ओनरशिप में जैसे 60% मैंने लिए, 40% मिस्टर एक्स ने लिए, तो और आप मकान एक ही है, पूरे मकान को एक ही किराए पर दे रहे हो, लेकिन 60% मैं खाती हूँ, 40% मिस्टर एक्स खाते हैं, तो मेरे लिए जितना मेरा शेयर है उतने का ही कैलकुलेशन हो जाएगा, जितना मेरा शेयर है उतने की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आते हैं बच्चा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट, हाँ एक चीज और, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है बेड डेट्स। आपको स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलता है। अगर आपका कोई टेनेंट किराया नहीं दे रहा है तो अनरियलाइज रेंट का आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिल गया है, बाद में मकान मालिक ने आपको अनरियलाइज रेंट दे दिया है, तो अनरियलाइज रेंट विल बी टैक्सेबल, अनरियलाइज रेंट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच रिकवरी रिसीव और अनरियलाइज रेंट में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 18-19 में एक अनरियलाइज रेंट था, तो स्टेप 2 का कैलकुलेशन करने के टाइम पर मैंने अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन दिया था। अनरियलाइज रेंट का कितना डिडक्शन दिया था, सबसे पहले एक्चुअल रेंट रिसीवर रिसीवेबल 6 लाख था, अनरियलाइज रेंट हो गया था 1 लाख, तो 6 लाख में से 1 लाख गया, तो स्टेप 2 मेरी बनी होगी 5 लाख। अब 19-20 में 17-18 वाले को लगता है 19-20 में कि किसी का पैसा खाना नहीं चाहिए, उसने अनरियलाइज रेंट दे दिया, लेकिन पूरा नहीं दिया, 40,000 दिया, 1 लाख की जगह 40,000 दिया, तो रिकवरी कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, 40,000। कब टैक्सेबल होगी, जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट मिलेगा, लेकिन 40,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिल जाएगा। 40,000 का 30% कितना होता है, 4 3 12। ठीक है, तो 28,000 रुपए की अनरियलाइज रेंट की क्या हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। 28,000 रुपए की अनरियलाइज रेंट की बेटा क्या आ जाएगी, टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल होता है। अगर को ओनरशिप में प्रॉपर्टी ली है तो जल्दी बताओ, को ओनरशिप में प्रॉपर्टी ली है तो को ओनरशिप में पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने नाम से ली तो टैक्सेबिलिटी क्या किसके नाम से आएगी, पार्टनर फर्म के नाम से आएगी। इनकम कभी भी पार्टनर के नाम से असेस नहीं होगी, इनकम कभी भी पार्टनर्स के नाम से क्या नहीं होगी, असेस नहीं होगी। डीम्ड ऑनरशिप, डीम्ड ऑनरशिप अभी मैं क्लबिंग के प्रोविजन जब पढ़ाऊंगी वहां पढ़ाऊंगी। अगर किसी असेसी ने, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप किसी असेसी ने विदाउट एनी कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम से ट्रांसफर की है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम से ट्रांसफर की है, तो लीगली ऑनर वाइफ है, किराया किसको मिल रहा है, वाइफ को, लेकिन टैक्सेबिलिटी हस्बैंड के हाथ में आएगी। शर्त पूरी करनी है, हस्बैंड ने वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी क्या की हो, ट्रांसफर की हो। माइनर चाइल्ड के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है तो और वो किराए पर दी हुई है, तो किराया पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, मदर या फादर जिसकी भी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फ्लैट लीज पर दिया है, लीज पर दिया है, तो टैक्सेबिलिटी आपके हाथ में आएगी, भले लीगल ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी और टैक्सेबिलिटी आपके हाथ में आएगी। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास, अगर बेनिफिशियल टोपा के अकॉर्डिंग अगर आप एसेट के बेनिफिशियल ऑनर बन जाते हो, लीगली भले ऑनर नहीं हो, तो इनकम आपके पास टैक्सेबल होगी। ठीक, इनकम आपके पास क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है यानी किसकी प्रॉपर्टी है नहीं मालूम, तो अभी जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता, रिसिपेंट के हाथ में, जिसके हाथ में किराया मिल रहा है उसी के हाथ में टैक्स लगेगा, उसी के हाथ में बच्चा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कुछ प्रॉपर्टियां एग्जेम्प्टेड है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस,
फार्म हाउस एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फार्म हाउस की जो भी इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टियाँ कितनी एग्जेम्प्टेड है, 2 है। लोकल अथॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टियाँ वो किराए पर दी गई हैं, एग्जेम्प्टेड है। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से अगर कोई प्रॉपर्टी जनरेट हुई है तो वो एग्जेम्प्टेड है। यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। ट्रेड यूनियन की प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। रिलीजियस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। पॉलिटिकल पार्टी हो ही गया था। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। अगर आप प्रॉपर्टी अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हो तो भाई एग्जेम्प्टेड है। ठीक, ये है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने सच बताऊं बहुत फास्ट पढ़ाया है, रीजन भी है बहुत आसान है, तुम लोगों को आता है। तुम लोगों को बस एक ही जगह दिक्कत होती होगी प्री और पोस्ट में, तो उसको मैंने डेप्थ में कवर किया, बाकी सारी चीजें बहुत क्या थी, आसान थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो बच्चों, स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कमाएगा 1% और टैक्स देगा कम। देखो प्रॉपर्टी एक की और टैक्स देगा दूसरा, कैसे प्रॉपर्टी एक्स की एक की और टैक्स देगा दूसरा। देखो देखने में फॉर एग्जांपल लीगल ऑनर में हूँ, लेकिन इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल ना होके तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाए। जैसे अभी मैंने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अगर अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को, बच्चे अभी मैंने पढ़ा है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, लीगल ऑनर कौन है, वाइफ है। रेंटल इनकम किसको मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, तो भी टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में जाएगी, हस्बैंड के हाथ में। इसे कहा जाता है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम के प्रोविजन क्लब होते हैं। मतलब कैसे, देखो ये आया टैक्स अवॉइड हो रहे थे, टैक्स को लोग अवॉइड कर रहे थे। देखो हस्बैंड की फॉर एग्जांपल इनकम बड़ी ज़्यादा है, हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है, वाइफ की कम है, तो हस्बैंड ने कहा घर की बात है, तो हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम से ट्रांसफर कर दी, वाइफ के नाम से क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो बेटा इनकम वाइफ को मिल रही है, लीगली ऑनरशिप वाइफ की, और वाइफ को अपने 2.5 लाख के स्लैब में बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और हस्बैंड अपने में खुश है, लेकिन एंड ऑफ द डे सेविंग तो घर की है। लेकिन इसीलिए ये आए क्लबिंग के प्रोविजन। बेटा क्लबिंग के प्रोविजन में बोला गया अगर कोई बंदा, पहला सेक्शन, अगर कोई बंदा अपनी एसेट ट्रांसफर किए बगैर उससे होने वाली इनकम ट्रांसफर करता है तो वो इनकम क्या होती है, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसने ट्रांसफर किया है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम से मकान है, मेरे नाम से मकान है और मैंने अपना मकान जो है ना किराए पर दिया है, लेट आउट किया हुआ है। अब एक बात सुनो, मैं बोलती हूँ मकान तो मेरे नाम से, सीए दीपा देवानी के नाम से बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भैया ये मकान का किराया मेरी मम्मी को मिले, और मेरी मम्मी को ही मिलता है। बाई चांस मैंने टेनेंट देखे भी नहीं, कौन से हैं क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी ही डील करती है, तो मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर उससे होने वाली इनकम मैंने क्या किसको डाइवर्ट करके रखी है, अपनी मदर को डाइवर्ट करके रखी है। तो बोला गया कोई भी बंदा, कोई रिलेटिव नहीं, जरूरी नहीं है रिलेशन में, कोई भी बंदा अपनी एसेट ट्रांसफर किए बगैर एसेट से होने वाली इनकम, एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर करता है तो वो इनकम जो रहते हैं ना ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। मैंने डाइवर्ट की थी ना, तो ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी का किराया मेरे पास जाएगा, भले मेरी मम्मी को मिलती हो, मैंने अपनी इनकम क्योंकि डाइवर्ट की हुई है। फिर है इनकम अराइजिंग फ्रॉम द रिवोकेबल ऑफ ट्रांसफर। अब सुनो ध्यान से, गिफ्ट में टैक्सेबिलिटी आती है, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 56, जल्दी बताते चलो कमेंट्स में, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज बेटा क्या था, 10 था। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज बेटा क्या था, 10 था। उसमें हमने कहा कि क्या होगी, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में हमने कहा था कि गिफ्ट में टैक्सेबल होता है अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से दे देता है। जैसे एक्स अपनी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी वाई को दे देता है, तो और वाई मकान को किराए पर देता है, तो ये रेंट वाई के हाथ में जाएगा। लेकिन बोला गया अगर कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को रिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफर करता है, रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब होता है जो कि तोड़ा जा सके, बीच में रिवोक किया जा सके, जो कि ट्रांसफर की लाइफ में क्या किया जा सके, ट्रांसफर की लाइफ में क्या किया जा सके, रिवोक किया जा सके। जैसे एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी एक्स को कर लगा अभी मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, जबरदस्ती मेरा इनकम टैक्स बढ़ा, तो एक्स ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी 7 साल के लिए, 7 साल के लिए वाई को ट्रांसफर कर दीजिए और वाई उसी का रेंट लेगा। ठीक है, तो भी बोला गया ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, तो ये इनकम किसके हाथ में जाएगी, ये इनकम जाएगी भैया ट्रांसफरर के हाथ में।
ट्रांसफर है यानी किसके हाथ में जाएगी, एक्स के हाथ में। हाँ, अगर एक्स परमानेंट वाई को ट्रांसफर करता है तो ये रेंटल इनकम या डिबेंचर ट्रांसफर करता है तो ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, वाई के हाथ में। अगर परमानेंट ट्रांसफर पे ट्रांसफर के हाथों में देखो जैसे क्यों करते हैं ऐसे ट्रांसफर, वो भी बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक फादर है, फादर ने अपने लड़के को परमानेंट 10 लाख रुपए के डिवेंचर ट्रांसफर कर दिए। फादर ने अपने लड़के को परमानेंटली 10 लाख के डिवेंचर्स ट्रांसफर कर दिए तो इंटरेस्ट इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, लड़के के। लेकिन फादर ने अपने लड़के को 3 साल के लिए क्या किया, इंटरेस्ट डिवेंचर ट्रांसफर कर दिया तो इनकम शुरू से ही किसकी मानी जाएगी, फादर की मान ली जाएगी, फादर की मान ली जाएगी। ठीक है, ठीक समझ आ रहा है। तो इसे कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। पहला है एसेट ट्रांसफर की, एक बार एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर करना, दूसरा एसेट ट्रांसफर करना लेकिन रिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करना। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी या मैंने अपना गोल्ड तुम लोगों को ट्रांसफर कर दिया, फ्री में दे दिया, मैंने आप लोगों को फ्री में ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। बोलो ये गोल्ड को आप सेल आउट कर रहे हो, गोल्ड को आप क्या कर रहे हो, गोल्ड को सेल आउट कर रहे हो तो ये इनकम किसके हाथ में जाएगी, ये इनकम किसके हाथ में जाएगी, ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी जाएगी, आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी जाएगी। ये इनकम की टैक्सेबिलिटी बेटा किसके हाथ में जाएगी, आपके हाथ में जाएगी। कैपिटल गेन आपके हाथ में लगेगा क्योंकि ये क्या है, परमानेंट ट्रांसफर है, इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर है। लेकिन ये इरिवोकेबल ट्रांसफर हर जगह चलता है हस्बैंड वाइफ को छोड़ के। अगर हस्बैंड ने वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, रिवोकेबल ट्रांसफर हो चाहे इरिवोकेबल ट्रांसफर हो, एसेट ट्रांसफर किया है तो एसेट का लीगली ओनर वाइफ होगी लेकिन इनकम किसके में क्लब होगी, हस्बैंड के में होगी। देखिए दूसरे लोगों को अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम ट्रांसफर ही के हाथ में, रिवोकेबल है तो ट्रांसफर क्या है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को बच्चा डिवेंचर्स गिफ्ट किए 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के 10% के बेटा क्या कवर कर डाले, डिवेंचर्स गिफ्ट कर डाले। हस्बैंड ने किसको गिफ्ट किए, वाइफ को गिफ्ट किए। ओके नो प्रॉब्लम, ये इंटरेस्ट किसके में क्लब होगा, हस्बैंड के हाथों में क्लब होगा, हमेशा के लिए हस्बैंड के हाथों में क्लब हो जाएगा। लेकिन बेटा बोला गया हस्बैंड ने विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कोई भी एसेट ट्रांसफर की हो, एसेट से होने वाली इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी। लेकिन शर्त दो है, ट्रांसफर वाले दिन और क्लब होने वाले दिन दोनों दिन हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। हस्बैंड ने फियांसी को यानी अपनी होने वाली वाइफ को बिफोर मैरिज डिवेंचर्स गिफ्ट किए, डिवेंचर गिफ्ट किए, इंटरेस्ट मिलता रहा तो ये क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं हुआ। इरिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफर के हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इरिवोकेबल में बच्चा किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, जल्दी बोलो। इरिवोकेबल में इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ और वाइफ अब क्या दे रही, वाइफ को अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट अभी भी वाइफ के हाथ में जाएगा क्योंकि बोला गया क्लबिंग के प्रोविजन तब लगेंगे कि शादी से ट्रांसफर होने वाले दिन और क्लब होने वाले दिन दोनों दिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। दोनों में से एक भी दिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी भाई, ट्रांसफर के हाथ में। आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड किसके हाथ में जाएगी, वाइफ के हाथ में ही जाएगी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए बोला गया अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट चाहे रिवोकेबल चाहे इरिवोकेबल हो किसके हाथ में जाके क्लब होगी, हस्बैंड के हाथों में जाके क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। हस्बैंड के हाथों में जाके क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ठीक है, ठीक, बढ़ो आगे, आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। ठीक, ये है आया समझ, इनकम अराइजिंग। देखो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए और अगर हस्बैंड ने अपनी ऐसे ट्रांसफर किए लिव अपार्ट के अरेंजमेंट में, लिव अपार्ट का अरेंजमेंट यानी डिवोर्स या अलग रहने का समझौता, जरूरी नहीं है डिवोर्स हो, डिवोर्स के साथ लिव अपार्ट का मतलब होता है अलग रहने का समझौता। अगर अपने हस्बैंड ने अपनी इनकम अपनी वाइफ को अलग रहने के समझौते के अकॉर्डिंग एसेट ट्रांसफर किया तो एसेट की इनकम किसकी होगी, एसेट की इनकम वाइफ की होगी। एसेट की इनकम किसकी होगी बच्चा, वाइफ की होगी। अब चलो सुनो ध्यान से, अगला केस स्टडी ध्यान से सुनना। इसमें बच्चा बहुत अच्छी अच्छी इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी डाली है, एक बार जस्ट रीड आउट कर देना। अच्छा एक बात बताओ,
हस्बैंड जॉब करता है, उसकी सैलरी किसके में जाएगी, ए है और मिसेस ए है, दोनों ही जॉब करते हैं। मिसेस ए भी जॉब करती है, एक को जो सैलरी मिलती है वो एक के हाथ में टैक्सेबल होगी, और मिसेस ए को जो सैलरी मिलती है वो किसके हाथ में जाएगी, अपने हाथ में, मिसेस ए के हाथ में जाएगी। लेकिन बोला गया अगर स्पाउस को कहीं जॉब दी जा रही है, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के कारण नहीं, ड्यू टू हस्बैंड दी जा रही है, इनकम बाय द वे और रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कैसे, जैसे देखो ए है, ए एक कंपनी का डायरेक्टर है, ए ने कहा यार कंपनी के खर्चे भी बढ़ा देते हैं, और यहाँ तो कंपनी के खर्चे बढ़े ना बढ़े, ए की डायरेक्टर की सैलरी थी फॉर एग्जांपल 4 लाख पर मंथ, बोलता मेरे पास तो स्लैब बड़ा बहुत बड़ा जाएगा और 2.5 लाख का बेनिफिट दोनों की जगह छूट जाएगा। तो ए ने कहा एक काम करते हैं, कंपनी को कहा ए ने, मुझे तुम 2 लाख की सैलरी मेरे नाम से दिखाओ और 2 लाख की सैलरी मेरी वाइफ के नाम से दिखाओ, हालांकि काम में ही करूंगा। और उसकी वाइफ थी, और उसकी वाइफ कोई काम नहीं करती थी। बोला गया अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के कारण उसकी वाइफ को क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो बोला कि ये इनकम भी किसके में जाके क्लब होगी, हस्बैंड में जाके क्लब होगी। लेकिन वाइफ को इंटरेस्ट विदाउट क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए, लेकिन वाइफ रियल में क्वालिफाइड है और रियल में वहाँ काम कर रही है, तो वाइफ की इनकम वाइफ की, हस्बैंड की इनकम क्या हो जाएगी, हस्बैंड की हो जाएगी। लेकिन अगर एक चीज और, उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है वो कंपनी का डायरेक्टर हो, कंपनी का शेयर होल्डर हो तो 20% का शेयर रखता हो, 20% के बच्चा क्या रखता हो, शेयर रखता हो, तो ये होता है रिलेटिव। ठीक है, अगर दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है और दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है और दोनों को ही जॉब पे रखा गया है, तो क्या माना जाए, किसके दम पर किसको रखा गया है। बोला गया अगर दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है तो बोला गया कि जिसकी इनकम इस इनकम को ऐड करने से पहले ज़्यादा होगी, उसकी इनकम में जाके क्या हो जाएगी, दोनों जाके क्या हो जाएगा, क्लब्ड हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एक हस्बैंड ने वाइफ को, सुनना ध्यान से, वाइफ को उसके पापा मतलब मिसेस ए के पापा वाइफ गिफ्ट देते हैं, लड़की को गिफ्ट देते हैं, इरेवोकेबल ट्रांसफर में देते तो टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, वाइफ के। हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है तो टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, टैक्सेबिलिटी आएगी हस्बैंड के हाथों में, अभी हमने पढ़ा। अब सुनो ध्यान से, एक फीमेल है, चलो मिसेस एक्स एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको भैया कैपिटल चाहिए, बिना कैपिटल के बच्चों क्या नहीं हो सकता, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। उसने कैपिटल लगाई 25 लाख की। पैसा कहाँ से आया, तो सुनना ध्यान से, पैसा कहाँ से आया, 10 लाख रुपए उसके पापा ने दिए थे, मिसेस एक्स के पापा ने दिए थे। 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने दिए थे, बिल्कुल 10 लाख पापा ने दिए, 10 लाख मिस्टर, और 5 लाख वो पहले कहीं जॉब करती थी तो उसकी सेविंग थी। इसकी 5 लाख इसी की कैपिटल है, जो पापा ने लगाई वो गिफ्टेड टू डॉटर है, गिफ्टेड टू डॉटर अलाउड है, लड़की को गिफ्ट दे सकते हो। 10 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स ने लगाए वो किसकी कैपिटल है, हस्बैंड के द्वारा वाइफ को ट्रांसफर की हुई कैपिटल है। अब उस पर रिटर्न क्या मिलेगा, बिजनेस पे रिटर्न मिलता है प्रॉफिट। ये बोलती है बड़े ताव से कि देखो मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, इनकम टैक्स बोलता है इतना ताव मत दिखा। क्यों मत दिखा, इनकम टैक्स बोलता है, सुनो ध्यान से, इनकम टैक्स बोलता है जो आपने कैपिटल लगाई ना उसमें से कैपिटल प्रोपोर्शन आपके हस्बैंड का है, ये माना जाएगा कि ये बिजनेस कुछ हद तक हस्बैंड का भी है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 15 लाख, हस्बैंड की कैपिटल कितनी, 10 लाख, ये प्रॉफिट होगा एक्स का, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 10 लाख, बेटा ये प्रॉफिट होगा हस्बैंड का। ठीक है, ओ सॉरी, इसे कितनी कैपिटल लगाइए, 25 लगाइए ना, आई एम सॉरी 3 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 10 लाख, 1,20,000 का प्रॉफिट एक्स का माना जाएगा और 1,80,000 का प्रॉफिट किसका माना जाएगा, मिसेस एक्स का माना जाएगा। मैडम फादर का क्या होगा, फादर अपनी लड़की को गिफ्ट दे सकता है, ठीक,
फादर अपने, तो अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस के बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो प्रॉफिट शेयरिंग में भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा। बाई चांस प्रॉफिट की जगह बिजनेस में लॉस होता है, बाई चांस ये प्रॉफिट ना हो कि बिजनेस में क्या आ गया 3 लाख का लॉस, जिस तरीके से प्रॉफिट हस्बैंड में क्लब होगा वैसे लॉस भी हस्बैंड में क्या हो जाएगा बच्चा, क्लब हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा अपनी एसेट विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपने लड़के को देता है तो इनकम किसके में जाएगी, लड़के के हाथ में। लेकिन अगर कोई भी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कोई भी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपनी एसेट ट्रांसफर करता है अपनी सन्स वाइफ को, किसको ट्रांसफर करेगा, सन्स वाइफ। व्हाट हु इज द सन्स वाइफ, लड़के की पत्नी, सन्स वाइफ यानी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करता है तो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगी, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट होना चाहिए। दूसरी शर्त यही है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रिलेशनशिप, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और क्लबिंग डॉटर इन लॉ का रिलेशन होना चाहिए। मतलब अपनी होने वाली बहू को ट्रांसफर करते हो तो इनकम किसकी मानी जाएगी, बहू की। होने वाली बहू थी ना, क्योंकि वो बहू रियल की बहू है तो इनकम किसकी मानी जाएगी, इनकम किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की मानी जाएगी। ठीक, सन्स वाइफ के अगर आप अपनी एसेट किसको ट्रांसफर करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ तो टैक्सेबिलिटी किसकी मानी जाएगी, सन्स वाइफ की। चलो अब आते हैं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम, भले माइनर चाइल्ड की किसी की भी इनकम हो, माइनर चाइल्ड की इनकम मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उस जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें जाके क्लब होगी। माइनर चाइल्ड की इनकम मम्मी या पापा जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें जाके क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। कोई भी इनकम, जैसे माइनर चाइल्ड के नाम से ग्रैंडफादर ने एफडी करवाई तो एफडी पर इंटरेस्ट माइनर का टैक्सेबल नहीं होगा, ग्रैंडफादर का भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर टू ग्रैंड चाइल्ड अलाउड है, लेकिन वो माइनर है तो मम्मी पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके में टैक्सेबल हो जाएगी। और 1500 रुपए की माइनर की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। जैसे माइनर की इनकम है ही अगर 200 रुपए तो एग्जेम्प्टेड 200 होगी। माइनर की इनकम 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्टेड कितनी होगी, 1500 रुपए इनकम एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। दो केस में माइनर की इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होती है, मम्मी पापा में क्लब नहीं होती। अगर माइनर ने अपनी स्किल्स नॉलेज से इनकम कमाई हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो चाहे वो फिजिकली वर्कआउट हो या फिजिकली काम करके कमाई हो। दूसरा, अगर कोई माइनर 80 यू में डिसेबल है, 80 यू में डिसेबल है, जैसे ग्रैंड फादर ने अपने ग्रैंड चाइल्ड को एफडी गिफ्ट की, वैसे तो एफडी का इंटरेस्ट किसके में जाएगा, वैसे तो एफडी का इंटरेस्ट किसके में जाएगा, जल्दी बोलो, एफडी का इंटरेस्ट किसके में जाएगा, मम्मी पापा जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये ग्रैंड चाइल्ड जो है हैंडीकैप्ड है 80 में डिसेबल है तो माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। चलो माइनर गया केबीसी में, ध्यान से सुना, माइनर गया केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ रुपए जीत के लाया। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जल्दी बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। माइनर गया केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत के लाया। अब 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग किराए पर दे दी, क्योंकि ये माइनर की पर्सनल स्किल से गए, बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग को किराए पर दे दिया। रेंट जाएगा मम्मी या पापा, मदर और फादर जिसकी भी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पर्सनल स्किल और नॉलेज से नहीं कमाई गई है, पर्सनल स्किल और नॉलेज से बच्चा नहीं कमाई गई है। एक पर्सन अगर, अच्छा एक बात सुनो, अब ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स अपनी प्रॉपर्टी मिसेस एक्स को देते हैं, किसके इनकम किसके में क्लब्ड होगी, मिस्टर एक्स में। मिस्टर वाई अगर मिसेस वाई को देते हैं तो किस में क्लब्ड होगी, मिसेस वाई में। चलो इसको छोड़ दो। अब अगर मिस्टर एक्स छोड़ दो, नॉर्मली कोई दूसरा कोई रिलेशन नहीं, मिस्टर एक्स अगर मिसेस वाई को देते हैं एक दोस्त होने के नाते तो इरिवोकेबल ट्रांसफर है। इरिवोकेबल ट्रांसफर में इनकम किसकी होगी, मिसेस वाई की, टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आ जाएगी, मिसेस वाई के हाथ में। लेकिन इन दोनों ने एक गेम खेला, गेम ये खेला कि मिस्टर एक्स ने कहा मैं अगर अपनी वाइफ को देता हूँ, मैं अपनी वाइफ को देता हूँ तो मेरे हाथ में जाता है, मिस्टर वाई बोलता है मैं अपनी वाइफ को देता हूँ तो मेरे हाथ में जाता है। देखो टैक्स की प्लानिंग, अब इन लोगों ने कहा हम अपनी एक दूसरे की वाइफ को दोस्त बना लेते हैं, इसने इसको ट्रांसफर किया और इसने इसको ट्रांसफर किया, तो बोला गया अगर वाइफ या सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए अगर आप क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, देखो इस केस में कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ इसने इसको ट्रांसफर किया इसकी इनकम, लेकिन क्रॉस ट्रांसफर था तो बोला गया जो ट्रांसफरर रहता है ना उसी के हाथ में इनकम क्या हो जाएगी, जो ट्रांसफरर होगा बच्चों उसी के हाथों में इनकम क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबिलिटी अराइज
हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब बोला गया इनकम अगर क्लब होगी तो क्या नेगेटिव इनकम क्लब होगी? बिल्कुल नेगेटिव इनकम क्लब होगी। हाँ, अगर एक इंडिविजुअल है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरेशन अपनी एसेट ट्रांसफर करता है एचयूएफ को, तो इनकम क्लब होगी, टैक्सेबल होगी इंडिविजुअल के हाथ में। एक इंडिविजुअल है विदाउट कंसिडरेशन एचयूएफ को अपनी एसेट ट्रांसफर करता है तो एसेट इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगी। फिर एचयूएफ का बाद में डिवीजन होता है, जैसे इंडिविजुअल का नाम है एक्स, एचयूएफ का बाद में डिवीजन होता है, डिवीजन में बंटवारा होता है, एचयूएफ में 5 मेंबर है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी बंटवारे में गई 5 1/5 में इक्वल। एक बंटवारा मिस्टर एक्स को मिला, दूसरा बंटवारा मिसेस एक्स को मिला, दूसरा बंटवारा मिसेस एक्स को मिला, तीसरा बंटवारा, एक बंटवारा मिस्टर एक्स को मिला, दूसरा बंटवारा मिसेस एक्स को मिला, तीसरा लड़के को मिला, एडल्ट सन था, दूसरा माइनर सन था, और तीसरा पांचवा बंटवारा डॉटर था जो एडल्ट है। मिस्टर एक्स की इनकम मिस्टर एक्स में क्लब होगी, मिसेस एक्स की इनकम मिस्टर एक्स में क्लब होगी, क्योंकि माना जा रहा है ये एचयूएफ ने ट्रांसफर नहीं की, ये इंडिविजुअल ने। अब इंडिविजुअल ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स है। एडल्ट सन है, सन के हाथ में जाएगी, माइनर सन है तो मिस्टर एक्स के हाथ में जाएगी। क्यों? माइनर की कोई भी इनकम, मम्मी पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा होती है उसके हाथ में जाती है। एडल्ट डॉटर है तो डॉटर के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, एडल्ट डॉटर है तो बच्चा कहाँ चली जाएगी? डॉटर के हाथ में चली जाएगी। ये सब कुछ हमारा कवर हो गया। ये मेरा पेज है, ये देखो प्रॉफिट फॉर द, ये भी मैंने पढ़ाई दिया। ये सारा समराइज पेज है, समरी में पूरी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, समरी में पूरी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये था हमारा हाउस प्रॉपर्टी और क्लबिंग। आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि क्वेश्चंस जरूर कर लेना, जो भी डाउट है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि क्वेश्चन जरूर कर लेना। और ये लिंक शाम तक वैलिड है, शाम तक देख लो, उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, सिस्टम हैंग हो रहा है बार बार, इसीलिए प्रॉब्लम जा रही है। नहीं तो हमारे क्लास जो 9 बजे वही 9 बजे ही चलती है, लेकिन हैंगिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के कारण कई बार हो जाती है। ठीक, मिलते हैं कल, चलो बच्चों, बाय।